हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास अभी जो है सेट 155 3 1 इसके जो एमसीक्यूज है, अ, उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। राइट, तो किसी को भी डाउट से कुछ बोल रहे थे कि आई थिंक कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, तो नो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल है, मैं सवाल बोलते जाऊंगा, आपके पास आई थिंक पेपर तो होगा ही। कंसिडर ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 सच दैट उनका जो नेट है वो जीरो है। राइट, तो बहुत सारे चार्जेस है अपने सिस्टम में, Q1 Q2 Q3। इस तरीके से है कि इनका जो नेट समेशन है वो जीरो है। राइट, सो कोई भी टाइप का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये। ठीक है, अब अगर इसका जो सिग्मा क्यू है नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो हम इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। राइट, और आप अपन को पूछा है कि देन द इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू दिस ग्रुप इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहती है, ठीक है, वो कैसे रहती है? स्फेरिकल। राइट, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको मिल जाएगी, सिंपल। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जहां पर आपके पोटेंशियल इक्वल होते हैं। राइट, तो आर डिस्टेंस पे आप देखोगे तो आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनेगा। कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता होगी। कोई भी पॉइंट चार्ज रहता है तो इसकी वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है। राइट, तो इसी वजह से इसका आंसर होगा, आपका हो जाएगा बी, स्फेरिकल। फर्स्ट का आंसर है आपका बी, विच इज स्फेरिकल। राइट, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे है, अ प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 बोथ लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, और आपको दोनों के पोटेंशियल देके रखे हैं। यहाँ से -5 वोल्ट है और यहाँ से 5 वोल्ट है। और एक प्रोटॉन को हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोटॉन को हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन को हम -5 वोल्ट से +5 वोल्ट पर लेके जा रहे हैं। Assuming that the kinetic energy of the proton at P1 and P2 are zero, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या अपने आप नहीं जाएगा, अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कुछ वर्क डन करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ जब लेके जाएंगे तो एक तो हम वर्क डन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है। तो आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, विच इज के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो है। ठीक है, अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या है? एक तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय अस, विच इज वर्क डन ऑन प्रोटॉन। तो ये जीरो है, हमें ये निकालना है, वर्क डन ऑन द प्रोटॉन, विच इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। राइट, सो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू सिंपल डेल्टा यू। डेल्टा यू जो भी इसकी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। राइट, तो आप इसको लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल आपका P2 पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उसका चार्ज इंटू उसका पोटेंशियल है 5, माइनस इनिशियली उसका चार्ज और उसका पोटेंशियल है -5। तो आप दोनों को देखो, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q इंटू 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6। ये Q आपका है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10, तो 1.6 इंटू 10⁻18 जूल। So this will be the correct answer and option B is correct। ठीक है, बहुत सारे बोल रहे थे कि इसमें ए आएगा, राइट, बट इस तरीके से हो गए। थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें देख के रखा है कि 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर है, 5 एम्पियर करंट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो अपने पास 3 एक्सिस सिंपली दी हुई है, तो अपन इसको बना लेते हैं। ये आपको क्या सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ये सिंपली आ जाता है, इसे डायरेक्टली आ जाता है। आपको एक वायर का सेगमेंट देके रखा है जो कि आपको यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से। मैं कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो वायर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब आपको ये दे के रखा है इसके अंदर कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो एक पॉइंट है आपका
3,4,0। 3,4,0 जो भी पॉइंट रहेगा ये आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं। ठीक है। अब ये वायर 2 सेंटीमीटर का है, बहुत ही छोटा वायर है, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है। अब ये जो भी वायर है इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालोगे, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालोगे, सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी रहेगा आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन में आएगा, अंदर की डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से। ठीक है। आप डीएल क्रॉस आर भी कर सकते हो। डीएल इस डायरेक्शन में, क्रॉस आर करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और सबकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब एक्स वाई प्लेन के लिए क्या हो जाएगी, माइनस जेड एक्सिस। माइनस जेड वाला आपके पास एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, विच इज ऑप्शन सी, विच वॉज -24 नैनो टेस्ला के क्या। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपको ऐसा दिख रखा है कि सर्कुलर लूप है, कोई एक सर्कुलर लूप है of wire carrying a current I lying in XY plane with its center coinciding with the origin. It is subjected to the uniform magnetic field pointing along Z axis. The loop will तो कहाँ पर मूव करेगा ये आपको बोला गया है। ठीक है। तो कोई आप XY प्लेन बना लो, लेट्स से आपका XY प्लेन है। ठीक है। सो दिस इज X, लेट्स से दिस इज Y। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो एक्स क्रॉस वाई बाहर की डायरेक्शन में जेड आएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डायरेक्शन में है। ठीक है। एंड आपने एक यहाँ पर लूप रखा हुआ है और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो इस तरीके से आपने एक लूप रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये बोला है कि लूप कहाँ पर मूव करेगा। ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर करंट भी कैरी कर रहा है, तो आप करंट मान सकते हो। तो जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है। अब आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा इस सेगमेंट पे। इसका जो भी डीएल है, जैसे इस वाले सेगमेंट का डीएल ये रहा, करंट की डायरेक्शन में हम हमेशा हमेशा डीएल लेते हैं, तो ये डीएल हो गया। और आप डीएल इधर है और इंटू डॉट करोगे तो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से आप कर सकते हो। एल क्रॉस बी आप करोगे, एल ऐसे है बी ऐसे है, एल क्रॉस बी करोगे तो वही लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे, यहाँ पर भी आप कोशिश करोगे तो यहाँ आएगा। तो लूप के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो वो स्टेशनरी रहेगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, नए पेज पे लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ऐसा देख रखा है कि द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन in an external magnetic field such that it is not its plane is normal to be। उसको हमने ऐसे रखा है कि उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट। दैट मीन्स ये अगर कोई भी लूप है तो ये इसका प्लेन हो गया, ये वाला इसका प्लेन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और ये करंट कैरिंग आपका लूप है कोई भी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रखा हुआ है। अब आपको ऐसा देखे रखा है, that is plane is normal, the work done rotating the loop by 45 degree about the axis perpendicular to B। अब आपको ऐसी एक्सिस के अबाउट उसको घुमाना है जो बी के परपेंडिकुलर है, मतलब आप ये वाले एक्सिस मान सकते हो कि ये वाले एक्सिस के अबाउट आप घुमाओ। ठीक है। या तो ये वाले एक्सिस भी आप ले सकते हो, आपको बेसिकली 45 डिग्री घुमाना है। आप 45 डिग्री घुमाओगे तो लेट्स से एरिया वेक्टर इसका इस तरीके से है। ठीक है। सो दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू बी। तो इनिशियली जो एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट का एंड बी का, वो एंगल है 0। ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपका एरिया की डायरेक्शन में होगी, तो एरिया ऊपर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल आपका 0 है इनिशियली। और आपको ये देके रखा है कि द वर्क डन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है। आप ऐसे घुमाओगे तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 45 डिग्री पे हो जाएगी। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको यही बताना है। वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है। तो आप अगर मैग्नेटिक उस वर्क डन निकालोगे तो आप चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि इसकी जो इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस 0, ये इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, विच इज माइनस टाइम्स एम बी।
यू फाइनल आप देखोगे, यू फाइनल कंडीशन में जब बी और इसके बीच में एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 45, तो ये आ जाएगा माइनस एम बी इंटू 1/√2। अब आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज की है उतना आपने वर्क डन किया है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस एम बी, और आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कर दी, इतनी, तो आपने वर्क डन कितना किया, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एम बी 1/√2 माइनस माइनस टाइम्स ऑफ एम बी, सो दिस विल बी एम बी प्लस हो जाएगा, एम बी कॉमन, 1 - 1/√2। 1/√2 को आप देख लोगे तो ये आ जाएगा एम बी 1 - 1/√2, 1/√2 इज 2 बाई, ऐसा लिख सकते हो, √2/2, राइट। सो दिस विल बी अराउंड 0.7, सो दिस कैन बी 0.3 MB। अब क्या है, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। कंफ्यूजन देखो कैसे होगा कि हमने ऐसा मान लिया कि बी और ए के बीच में एंगल 0 है इनिशियली, ठीक है, तो ऐसा भी माने कि अगर इसके अंदर करंट उल्टी डायरेक्शन में है, करंट उल्टी डायरेक्शन में, तो इनिशियली जो थीटा है या 180 ले लोगे, ठीक है, इनिशियली 180 थीटा है बी और उसके बीच में। अब उसको अगर आप 45 डिग्री और अगर घुमाओगे, आप ऐसे भी घुमाओगे ऐसे भी घुमाओगे, तो बाद में जो थीटा है वो 135 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे भी कोई सोच सकता है, ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर कुछ अगर और भी बोलता है तो इस तरीके से करेंगे। बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी इंक्रीज हुई, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी, तो बेसिकली हमने क्या किया, पोटेंशियल, अब अगर देखो ये डेटा लेके करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम बी कॉस 180, ठीक है, कॉस 180, कॉस 180 क्या होगा, कॉस 180 -1, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी एम बी, बाद में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आएगा माइनस एम बी कॉस 135, कॉस 135 का क्या हो जाएगा, माइनस, देखो कॉस 135 इज 90 प्लस 35 विच इज माइनस साइन 35, राइट, माइनस साइन 35 करोगे तो ये आएगा -1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा एम बी बाई रूट टू। तो बेसिकली यहाँ पर देखो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, ठीक है, तो आपने वर्क डन नहीं किया, तो वर्क डन आप नेगेटिव भी दोनों को माइनस कर दोगे तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन का उसकी वजह से, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि किस किस तरीके से सोच सकते हैं इसको। तो ये फिफ्थ है। सिक्स वाला जो है, सिक्स वाला है ये कि द करंट इन द कॉइल 50 मिली हेनरी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4 एम्पियर चेंज हो रहा है। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बहुत ही आसान होता है, एल डी आई बाई डी टी, सिंपल आप लिख सकते हो। एल आपको दे के रखा है 15 मिली हेनरी, तो 15 × 10⁻³ हेनरी। डी आई, चेंज इन द करंट इज 4, और टाइम आपको दे के रखा है 0.004, सो दिस विल बी 4 × 10⁻³ -3 cancel, then 4 will be cancelled, your answer will be 15 volt, right? So option C। सेवंथ देखते हैं। सेवंथ में आपको ये देके रखा है, ये पूछा हुआ है, द कंसिडर सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए विद द फिक्स नंबर ऑफ टर्न। सोलेनोइड है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके फिक्स्ड है, एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड विल इंक्रीज, इंक्रीज करना है। सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ये जो एन रहता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड पर यूनिट वॉल्यूम, सो यू कैन राइट डाउन एज म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न, जो कि आपको देके रखा है फिक्स्ड, फिक्स नंबर ऑफ टर्न है, एंड वॉल्यूम आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, तो एल एल यहाँ से उड़ा दो तो आ जाएगा मी नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल, राइट। अब देखो आपको ये देके रखा है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न, तो एन फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और आपको क्या करना है, एल को इंक्रीज करना है। अगर आपको एल को बढ़ाना है तो आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। area will increase, you have to increase the area, and you have to decrease the length, so L will be decreased and A will be increased, so L is decreased, A is increased, so option B आपका सही हो जाएगा, राइट। एट्थ वाला जो है, एट्थ के अंदर आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, सिंपल थियोरेटिकल है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिमाग में रख सकते हो, आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, देन विजिबल रेज, देन अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। यहां से आ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी इसके अंदर से, गामा रेज की, सिंपल।
ठीक है, तो हमारे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नाइन्थ। नाइन्थ वाले के अंदर मुझे किसी ने बोला था फोर्थ होगा, किसी ने कमेंट किया था, बट नहीं, फोर्थ नहीं होगा, टू होगा। देखो, आपको ये बोला है कि प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटीज, एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेलोसिटी सेम दी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम नहीं दी है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास है m, और वो v वेलोसिटी से जा रहा है किसी टारगेट न्यूक्लियस, लेट्स से इसका चार्ज है Ze, बहुत दूर से फेंका गया है। तो दे कम मोमेंटली रेस्ट एंड देन रिवर्स द डायरेक्शन, तो जब पास में जाता है तो एक छोटा सा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लेके वो फिर वहां से वापस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियली हम ऐसा मानते हैं कि उसको इनफाइनाइट से फेंका है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो दोनों की। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, के फाइनल जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आके रुक गया प्रोटॉन तो ये आ जाएगी दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। ये आ जाएगी यू फाइनल जो है, ये आ जाएगा के यू फाइनल, के Q1 Q2 बाय आर होता है, तो जेड ई, एंड प्रोटॉन का चार्ज होता है ई बाय आर मिनिमम। सो दिस इज द आर मिनिमम ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, जेड ई जो है न्यूक्लियस वही है, वो सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो आर मिनिमम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय, ये भी लिख सकते हो, ई मास ऑफ द प्रोटॉन इज एम। अब जब आप यही चीज आप प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो प्रोटॉन का चार्ज है ई, मास है एम, और अल्फा पार्टिकल लिखोगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है टू ई, और मास जो है उसका है 4 है। तो दोनों का रेशियो ले लोगे, डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो इट विल बी ई बाय एम डिवाइड बाय 2e/4m, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, राइट। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इसका। 10th वाला देखते हैं। 10th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, बहुत इजी है, थियोरेटिकल है। केमैक्स का आपको अगर याद होगा तो दिस इज HF-5, तो इसको आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करो। आपको ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसके अंदर नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन सी। ठीक है, एंड पॉजिटिव स्लोप है इसका, विच इज इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। 11th, 11 के अंदर दिया है कि द इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिस्टर फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को क्या होगा। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आपको टाइम पीरियड का कैसे वेरिएशन, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम का दिया है, हाइड्रोजन एटम का दिया है, तो z तो दोनों आप जो भी टाइम पीरियड दो चीजों को कंपेयर करोगे 2 में एंड 1 में, उसके लिए z सेम हो जाएगा। टाइम पीरियड आपका जो होता है वो होता है 2πr/v। अब जो रेडियस रहता है, आपका जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस आपका n² बाय z के प्रोपोर्शनल होता है, और जो वेलोसिटी है वो आपकी z/n के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z²। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, T1/T2 वो इनिशियली 2 में था और बाद में 1 में आ गया, तो T1/T2 आप लिख सकते हो, z तो दोनों के लिए सेम है, तो n शुरुआत में n कितना है 2 का क्यूब डिवाइड बाय 1 का क्यूब, तो T2 जो है दैट विल बी T1/8। तो इनिशियली टाइम पीरियड T1 था, बाद में टाइम पीरियड हो गया T1/8, तो डिक्रीज हुआ, राइट। तो आप अगर परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है डेल्टा T/T करके, तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1/8 डिवाइड बाय T1, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 100, परसेंटेज चेंज, तो ये क्या आ जाएगा 8 - 1/8 इंटू 100, तो दिस विल बी 7/8 इंटू 100। बेसिकली टाइम पीरियड का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप 7/8 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 87.5%। और ये क्या हो रखा है, डिक्रीज, देखो टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है, राइट, क्योंकि वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 में था और अभी 1 में आ गया, तो डिक्रीज हो गया है, तो 87.5 से डिक्रीज हुआ है, राइट। 12th वाला, ऐसा ही डॉक्ड विद द पेंटावेलेंट एलिमेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जब भी पेंटावेलेंट उसको हम रखते हैं तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो जो भी आपका डोनर एटम होता है जिसके पास क्योंकि पेंटावेलेंट क्या है आपका N, P, A, S, इन सबको आप फास्फोरस को, जैसे फास्फोरस का एटम है, आप अगर उसको डॉप करोगे तो उसका उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल वैलेंस बैंड के पास नहीं होता, डोनर एनर्जी लेवल रहता है,
वो आपका कंडक्शन बैंड के पास रहता है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप इसको एनसीईआरटी भी रिफर कर सकते हो, यही डेटा आपको देके रखा है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नाउ आपके पास एसर्शन रीजन है, क्वेश्चन नंबर 13। पहला है कि इन सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। गलत बात है कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ऑफकोर्स, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे जम करेंगे तो वो एक फोटोन इमिट करते हैं, राइट, जो हम एलईडी के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका जो एसर्शन है ये आपका फॉल्स है। एंड द डोनर लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन द सेमीकंडक्टर, ये गलत बात है। देखो ये वही है, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल ही बोलते हैं इसको, और ये कंडक्शन बैंड के पास है, वैलेंस बैंड के पास नहीं है, तो दूसरा भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 14 देखो, 14 के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। करेक्ट है, आपका एसर्शन करेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपका जो ऐसा रीजन है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जो फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है, वो एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। आप नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के बड़ी, आप मतलब ज्यादा फोटोन इमिट करोगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेसिकली, राइट। तो वही फोटो करंट फिर बढ़ेगा। तो फोटो करंट जो है उसका इंटेंसिटी से रिलेशन है, फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। assertion is true, reason is false, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 15 देखो, 15 के अंदर दिया है कि द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद द सेम मोमेंटम p सच दैट p इज परपेंडिकुलर टू b। मोमेंटम आपका जो है, मोमेंटम आपका होता है m इंटू v, ठीक है। अब मोमेंटम है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दैट मींस वेलोसिटी भी इसके परपेंडिकुलर है, तो एक सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है। They describe the circular path of the same radius. Proton and electron. They describe the circular path of same radius. और दोनों का सेम मोमेंटम है, तो रेडियस जो रहेगी वो आपकी रहती है एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। या तो आप इसको पी बाई क्यू बी भी लिख सकते हो। और दोनों का मोमेंटम सेम है, चार्ज तो सेम है दोनों का, मोमेंटम भी सेम है, तो रेडियस भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एसर्शन आपका ट्रू है, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस करेक्ट है, ठीक है। फोर्स ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट रेडियस तो सेम ही रहेगी दोनों की, राइट। इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल रेडियस आर इज इक्वल्स टू क्यू, ऑर्बिटल रेडियस आर इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई क्यू बी। ये भी आपका करेक्ट है। आपका जो रीजन है वो आपको एसर्शन के अकॉर्डिंग दिया है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका कि पी बाई क्यू बी है इसलिए वो दोनों सेम है। अब अगर आपको एंगल अगर दिया होता तो फिर आप पी बाई क्यू बी नहीं बोलते रेडियस, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से आप रीजन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि आपका एसर्शन करेक्ट है। नाउ 16 में दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट डिसअपियर्स, ठीक है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस को आपने एक लिक्विड के अंदर रखा और वो डिसअपियर हो गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज एंड द लिक्विड आर इक्वल, करेक्ट है। अगर आपका सराउंडिंग मीडियम जो है और लेंस है, उन दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आपका जो लेंस है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो सही है, और डिसअपियर सेम है तभी तो वो, देखो यहाँ पर आप रीजन के अकॉर्डिंग असर्शन बोल सकते हो, जैसे पिछले वाले के अंदर वो कंफ्यूजन था। आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि दोनों का लिक्विड का सेम है, इसीलिए वो डिसअपियर हो रहा है, राइट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर था वो 55 डी फर्स्ट का था। कोई भी इसके अंदर डाउट आपको लगे तो प्लीज डू कमेंट, राइट, ओके, थैंक यू। और कोई भी दूसरा पेपर मैं ट्राई करूंगा जल्दी अपलोड करने की, एंड ओके, थैंक यू।